हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है आपके सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए और सब्जेक्ट का नाम है पेपर 6B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये जो स्टडी मटेरियल है आपका, ये रिलेवेंट होने वाला है मई 2025 एग्जामिनेशन से लेकर उनके आगे आने वाली एग्जामिनेशंस तक। यानी जब तक इंस्टीट्यूट अभी नया स्टडी मटेरियल इशू नहीं करता तब तक आपको यही स्टडी मटेरियल एग्जाम्स में एप्लीकेबल होने वाला है। ये जो आपका पेपर नंबर 6B है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपको 50 मार्क्स के लिए आता है। चलो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे आज के टॉपिक में। हमारा पढ़ाई करने वाला जो टॉपिक था वो हमने शुरू किया था टॉपिक नंबर 1.5। उसका टाइटल है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़। किसी भी बिजनेस सिनारियो में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिनारियो में स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या होता है वो हमें एकदम डिटेल में पढ़ना है। ये जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, इंटेंशन है, इस स्ट्रेटेजिक इंटेंशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स है वो? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़। इसके पहले वाले वीडियो में जो पहला वाला हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें मैंने आपको 1.5 में का टॉपिक नंबर 1 जो है, जिसमें हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंप्लीटली पढ़ लिया है। वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुका है, आप वहाँ पर जाकर उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैंने आपको सही तरीके से पूरा का पूरा मार्किंग करके दिया हुआ है, जो पेज नंबर 1.14 तक समाप्त होता है। अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सारे के सारे कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। यानी इस वीडियो से आगे आने वाले जो भी पार्ट्स रहेंगे उसमें हम डिटेल में विजन क्या होता है वो पढ़ेंगे, मिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बाद में वैल्यूज ऑब्लिक वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ये 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है विजन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की है। ये आपको दिख रही है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, आप यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो या प्रोफाइल ढूंढकर अपने काम की चीज़ें देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल में अभी आपके लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने प्रॉपरली मार्किंग किया हुआ स्टडी मटेरियल है, वही स्टडी मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक के साथ मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप जाकर यहाँ से ये सेम डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या आएगा आपका? सितंबर 2025 एग्जाम सीए इंटर पेपर 6B SM ICAI मॉड्यूल सिंप्लीफाइड। पेज नंबर 1 से बुक का कवर है जिसमें आपको मेरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद सेम टू सेम जो स्टडी मटेरियल मैंने आपके लिए प्रॉपरली मार्किंग करके रखा है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल सारे के सारे पेजेस एज इट इज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके यहाँ से इस पोस्ट में से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली अभी हमारा जो वीडियो होगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पोस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक के ऊपर शेयर करके डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है उसकी पढ़ाई डिटेल में शुरू करते हैं। तो विजन में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ आप अभी देख लो। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपोनेंट्स ऑब्लिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। जो भी ओनर्स होते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं बिजनेस में, वो अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट इन टूल्स को यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करना मतलब क्या? कि जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट करके सप्लाई करना है, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है, मार्केट में हमारी ब्रांड वैल्यू कैसा होगा, ब्रांड परसेप्शन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड पहले डिसाइड होती है। उसे कहते हैं आप बिजनेस पॉलिसी, उसे ही कहते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये सारी बातें
अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, यानी उन्हें शब्दों में कैप्चर करते हैं। अब वही उनका विजन बनता है, वही उनकी सोच उनका मिशन स्टेटमेंट बनता है, वही सोच उनकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनती है, और वही टॉप लेवल की सोच उनकी वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम को क्रिएट करती है इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना या स्ट्रेटेजिक इंटेंट को एक्सप्रेस करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब बिजनेस छोटा होता है तो हम डायरेक्टली डे टू डे बेसिस के ऊपर टॉप मैनेजर्स या ओनर्स एम्प्लॉय के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाएंगे, आपके लोकेशंस बढ़ते जाएंगे बिजनेस के, दैट मीन्स बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा। तो ऐसे केसेस में जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के बिजनेस को चलाने वाले लोग होते हैं, वो रोज डेली बेसिस के ऊपर हर एक एम्प्लॉय के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन करने के लिए कि हमें बिजनेस में किस तरीके से काम करना है, हमारा अप्रोच कैसे होगा, यहाँ पर सारी बातें एक्सप्रेस की जाती है और ये सारा का सारा नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाता है जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको बताया जाता है कि विजन क्या है, कंपनी में आने के बाद किस तरीके से काम करना है, क्या अचीव करना है, कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और कंपनी की वैल्यू सिस्टम क्या है। ये सारी बातें एक एम्प्लॉय को पता होना ज़रूरी है ताकि उस हिसाब से वो लोग काम कर सके। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया है। अब सबसे पहला कंपोनेंट हम कवर करने वाले हैं जो है आपका विजन। आ जाओ, विजन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्किंग कर लेना। विजन इंप्लाइज ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, यानी भविष्य में जाके कंपनी की क्या पोजीशन होगी, क्या रेप्यूटेशन होगी, क्या ब्रांड वैल्यू होगी, इसका एक कंसाइज फॉर्म में इसको कंसाइज फॉर्म में बताना, एक्सप्रेस करना, इसे कहा जाता है विजन स्टेटमेंट। अब फ्यूचर पोजीशन यानी जब हम अपना एक पर्सनल एग्जांपल लेते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका खुद के लिए विजन क्या है? आप क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक जनरल स्कूल आपकी एकदम मॉडरेट लेवल के ऊपर सीरियसनेस में पढ़ाई होती है। फिर आपका क्लास नंबर 10 एकदम हाईली इंपॉर्टेंट होता है, क्लास नंबर 11 मॉडरेट इंपॉर्टेंट होता है, एंड क्लास 12 की पढ़ाई फिर से हाइपर इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली जो एक स्टूडेंट होता है उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है? पूरे के पूरे एकेडमिक ईयर्स में हम अपना एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग तो रखना ही है, लेकिन क्लास 10 और क्लास 12वीं में स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए। उसके बाद डिसाइड होगा आप इंजीनियरिंग में जाओगे, आप मेडिकल में जाओगे, आप कॉमर्स में जाओगे या फिर आप आर्ट्स में जाओगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और जिस देश या जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ पर किस तरीके की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी बातों को डिसाइड करके फिर आपका रास्ता तय किया जाता है। उसके बाद फिर आपका विजन क्या होता है कि 4 साल में ग्रेजुएशन समाप्त करना है, 2 साल जॉब करना है, जॉब करते करते फिर आप MBA की तैयारी करते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है तो फिर PhD करते हो। फिर आप सोचते हो कि भाई एज अ फ्रेशर मुझे कम से कम 8 से 12 लाख का पैकेज रेंज के इसमें पैकेज मिलना चाहिए। फिर मैं 2 साल में स्विच करूँगा, फिर से 2-3 साल में स्विच करूँगा। ऐसे करते करते आप इंक्रीमेंट ले लेके 20-25 लाख तक 7-8 साल में पहुँच जाते हो। ठीक है, या फिर मैक्सिमम 10 साल में। तो ये क्या होता है? आपका एक करियर का विजन होता है। फिर आपका करियर के बारे में विजन हो गया। फिर आपका पर्सनल लाइफ का विजन होता है कि शादी करनी है, फैमिली बनानी है, कौन से सिटी में आपको सेटल होना है, आपको कौन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पर्सनल लाइफ हो गई। फिर आपके फाइनेंशियल्स आते हैं, आप पैसिव इनकम क्या जनरेट करोगे, फिक्स्ड FD में आपको इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में आपको, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है, ये सारी बातें। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके लाइफ के जो सेगमेंट्स होते हैं उन हर एक सेगमेंट के लिए आपका एक पर्सनल विजन होता है। घर कैसा होना चाहिए, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो किस तरीके की फैमिली हमारी होनी चाहिए, खाना पीना कैसे होगा, रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे, किस तरीके से लाइफ एंजॉय करनी है। उसके बाद में घर कब लेना है, 4 व्हीलर कौन सी लेनी है, 2 व्हीलर कौन सी लेनी है। जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को आप क्या करते हो? विजुअलाइज करते हो, फिर उसे डिफाइन करते हो और फिर उस विजन को अचीव करते हो। सेम पैटर्न जो है डिसीजन मेकिंग का, ये विजन जो है
बिजनेस में भी अप्लाई किया जाता है। तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर विजन होता है, उस विजन को फुलफिल करने के लिए वो टॉप क्लास टैलेंट को हायर करते हैं ताकि उनका जो विजन है वो रियल लाइफ में वो लोग अचीव कर सके। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में विजन को आप क्या कहोगे? विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन है, कंप्लीट मैपिंग होता है कि कंपनी को फ्यूचर में कहाँ तक पहुंचाना है। 10 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचाना है, 50 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचाना है, 100 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचाना है, एक पर्टिकुलर सिटी में काम करना है, एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करना है, पैन इंडिया लेवल पर काम करना है। इंडिया के बाहर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्टर्न रीजन की जो कंट्रीज है वहाँ पे आपको काम करना है। वेस्टर्न रीजन में कौन से अरब कंट्रीज है, कौन से खाड़ी के देश है, वहाँ पे आपको जाना है। साउथ अफ्रीका में जाना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ लैटिन अमेरिका, कहाँ पे, यूरोप में आपको जाना है। किस तरीके के आपको बिजनेस लोकेशंस में अपना बिजनेस बढ़ाना है, ये सारा का सारा विजन कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है कि फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है, किस पोजीशन को हासिल करना है। It describes where the organization wants to land. It depicts the organization's aspirations and provides a glimpse of what the organization would like to become in future. Every subsystem of the organization is required to follow its vision. Every subsystem मतलब क्या कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट वाले होते हैं, कंप्लायंस में आपका सारा, फाइनेंस में अकाउंट्स, वो सारी चीज़ें आ गई। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट हो गया आपका, उस बड़ी सिस्टम की छोटी छोटी सब सिस्टम्स होती है जो अपना अपना अलॉटेड काम करती है। तो ये जो विजन होता है ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है। तो कंपनी का जो विजन होगा वो HR वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा, अकाउंट्स वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा, फाइनेंस वालों को भी, सेल्स वालों को भी, कस्टमर केयर वालों को भी, जितने भी कंपनी में आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, छोटे छोटे सिस्टम्स होंगी, जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली जुड़े हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन सारे लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा और उस हिसाब से उन्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी विजन की डेफिनेशन यानी विजन का मीनिंग होता है कंप्लीट। अब आते हैं विजन के मेन टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखो एक छोटी सी आपको डायग्राम दी गई है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो आपका सबसे कोर सर्कल बताया गया है। फिर ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है इसी को आप विजन से एक्सप्रेस करते हो, इसी को आप मिशन से एक्सप्रेस करते हो, इसी को आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताते हो, और फिर आपकी बनती है टोटल वैल्यू सिस्टम। ठीक है, इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपका कोर है। फिर आपके इसमें से एक एक चीज़ें निकलते हुए आगे आप बढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इस डायग्राम को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अब आ जाओ विजन के ऊपर। सबसे पहला ये जो पैराग्राफ नंबर 1 आपको दिख रहा है, इसका टाइटल आपका है विजन इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें विजन का क्या मतलब है, किस तरीके का यूटिलिटी है, वो सारी बातें। ठीक है, वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस, यानी एक जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल होती है, वो क्या करती है, जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाती है उसी समय विजन को डेवलप किया जाता है। यानी विजन जो है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग में। वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस अ कंपनीज सीनियर मैनेजर्स मस्ट कंसिडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ the company should take and what changes in company's product, market, customer, technology focus would improve its current market position and future prospects। दो इंपॉर्टेंट बातें होती है, कौन सी? स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस होती है आपकी, उसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन सा एस्पेक्ट? करंट मार्केट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है आपका। फिर देखो, very early in the strategy making process a company's senior managers must consider। अब यहाँ पर जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो जो कंपनी के सीनियर मैनेजर्स है उन्हें कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो की पॉइंट्स कौन से हैं? व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन कंपनीज प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन, यानी आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओगे, कौन सा मार्केट, आप कौन से मार्केट में आपको सर्व करना है, आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है, आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इन तीनों को सर्व करने के लिए आप टेक्नोलॉजी
किस तरीके की यूज़ करोगे, किस तरीके का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, वो सारी बातें। यानी सबसे मेन बात क्या होती है, स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आप कंपनी का डायरेक्शनल पाथ डिसाइड करते हो। सेकंड, कि कंपनी का जो प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट्स है उनमें हमें किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं हमारे पास। हम ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर हमेशा काम नहीं कर सकते। एक दो जगह पर ट्रायल एंड एरर बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर अगर ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज़ करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर वाली जो मेथड होती है उसमें आउटकम सर्टन नहीं होता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सक्सेस भी मिल सकता है, फेलियर भी मिल सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है सक्सेस के, ऐसे एवेन्यूज़ में हमें अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये बातें आपको 4 लाइन में समझ गई। स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस में कंपनी का डायरेक्शनल पाथ डिसाइड करना पड़ता है, प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड टेक्नोलॉजी फोकस क्या होगा उसको डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट क्या होगा, करंट मार्केट पोजीशन हमारी क्या है एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ये 3 बातों की तरफ आप ध्यान देते हो। कौन सी 3 बातें, डायरेक्शनल पाथ, प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, current market position, future prospects. Deciding to commit the company to one path versus other pushes manager to draw some carefully reasoned conclusions about how to try to modify the company's business makeup and market position it should take। यानी बेसिकली ये 3 लाइन आपको ये बता रही है कि जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब उन्हें ये डिसाइड करना है कि हमें हमारे कंपनी के विजन के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन से हैं। उन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को पहले शॉर्टलिस्ट करो, फिर उनमें से भी जो सक्सेस रेट जहां पर सबसे ज़्यादा हमें दिखता है वहां पर अपने रिसोर्सेस को आपको डिप्लॉय करना है। उस हिसाब से अपनी मार्केट पोजीशन बनानी है और उस हिसाब से फ्यूचर का प्लानिंग आपको करते हुए चलना है। ठीक है, विजन इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी जो विजन होता है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अप्लाई कैसे होता है ये आपको पैराग्राफ नंबर 1 में समझाया गया है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आपका शुरू होता है सेकंड पैराग्राफ, और नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 1.16 के यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 होता है आपका। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक विजन एंड इट्स रोल। स्ट्रेटेजिक विजन क्या है और उसका रोल क्या है बिजनेस में। टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन में क्या क्या चीज़ें होती है, तो क्या क्या चीज़ें होती है, पहला डायरेक्शन कंपनी का क्या है, उसके बाद में प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, इनका कॉम्बिनेशन आपका क्या है, वो फोकस आपका क्या है, किस तरीके के रिसोर्सेस आप अलोकेट करने वाले हो, ये सारी बातें आपकी स्ट्रेटेजिक विजन में इंक्लूड की जाती है। देन स्ट्रेटेजिक विजन delineates management's aspirations for the business, providing a panoramic view of the where we are to go and a convincing rationale for why this makes good business sense for the company। हम क्या कर रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे सही क्यों है, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो डायरेक्शन हमने डिसाइड की है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको स्ट्रेटेजिक विजन स्टेटमेंट में मिलता है। ठीक है दोस्तों, देन स्ट्रेटेजिक विजन दस पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब स्ट्रेटेजिक विजन का रोल देखो, यहां से शुरू हो रहा है पिन पॉइंट। स्ट्रेटेजिक विजन दस पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक सर्टन पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, चार्ट्स अ स्ट्रेटेजिक पाथ टू बी फॉलोड इन फ्यूचर एंड मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, किस तरीके का ब्रांड आपका होगा, रेप्यूटेशन एंड वैल्यू कैसी होगी, वो सारी बातें। A clearly articulated strategic vision communicates management's aspirations to stakeholders and helps steer the energies of the company personnel in a direction। अब ये 3 बातें जब आपके पास आती है, स्ट्रेटेजिक विजन से क्या होता है, आपको 2 सवालों का जवाब मिलता है। वेयर वी आर टू गो, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड अ कन्विंसिंग रैशनल, हमने ये डिसीजन क्यों लिया है। एक रैशनल होता है, एक लॉजिक होता है। ठीक है, उस लॉजिक में आपको 3 बातें पता चलती है। कौन सी 3 बातें,
आपके कंपनी को डायरेक्शन मिलती है, उसके बाद में आपका स्ट्रेटेजिक पाथ डिसाइड हो जाता है, एंड कंपनी की आइडेंटिटी क्या होगी वो हमें पता चलता है। तीन बातें हमें स्ट्रेटेजिक विजन से पता चलती है। अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस टू स्टेक होल्डर्स, और ये सारी बातों को फॉलो करने से स्टेक होल्डर्स को क्लैरिटी मिलती है, और जो हमारे कंपनी पर्सनल होते हैं यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशन हम दे सकते हैं कि भाई हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, ये डेली ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं और इस तरीके से हमें परफॉर्मेंस आउटपुट चाहिए। यानी आप इंस्पायर करोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मोटिवेट करोगे और उन्हें टास्क अलोकेट करके उनसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करोगे। तो ये सारी बातें स्ट्रैटेजिक विजन में इंक्लूड की जाती है, उसका फायदा आपको ये होता है। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजिक विजन एंड इट्स रोल। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, विजन वाला ही टॉपिक हमारा शुरू है। पॉइंट नंबर 3 में कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने, एग्जाम्पल्स ऑफ विजन स्टेटमेंट्स। अब यहां पर हमने विजन के बारे में क्या क्या देखा। पॉइंट नंबर 1 में हमने विजन का मीनिंग यानी डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने एक डायग्राम देखी, उस डायग्राम से हमें पता चला कि कोर होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आउटर सर्कल्स में उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर विजन में हमें पता चला कि भाई साहब विजन जो है वो स्टेज 1 में ही डेवलप किया जाता है। जो स्टेप 1 होती है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, उस स्टेप 1 में ही विजन को डेवलप किया जाता है, सबके सामने रखा जाता है। फिर उसको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन स्टेटमेंट में ब्रेक डाउन करके फर्दर नीचे लेवल्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेटेजिक विजन एंड इट्स रोल, यानी स्ट्रेटेजिक विजन में क्या इंक्लूड किया जाता है और स्ट्रेटेजिक विजन का रोल क्या है। ये दो बातें हमें पॉइंट नंबर 2 में पता चली। अब विजन के बारे में यानी विजन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ये क्लैरिटी हमें आ गई, मीनिंग समझ गया, नेचर समझ गया, उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है वो भी बातें समझ गई। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि विजन स्टेटमेंट रियल लाइफ कंपनीज कैसे इशू करती है। फॉर इंस्टेंस हेनरी फोर्ड्स विजन। अब ये हेनरी फोर्ड कौन है, जो फोर्ड मोटर कंपनी है ना, जो बड़ी कंपनी है, उसके फाउंडर या उनके ओनर। हेनरी फोर्ड्स विजन ऑफ अ कार in every garage had power because it captured the imagination of others, aided internal efforts to mobilize the Ford Motor Company's resources, and served as a reference point for gauging the merits of the company's strategic actions. उनका ग्रैंड विजन क्या था? फोर्ड मोटर कंपनी के टॉप लेवल पे कौन बैठा था? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड एक ऑटोमोबाइल कंपनी चलाते थे। उस ऑटोमोबाइल कंपनी के फाउंडर का क्या विजन था अपनी कंपनी के लिए? अ कार इन एवरी गैराज, यानी ग्लोबल विजन है उनका। डोमेस्टिक विजन क्या है? यूएस में जितने भी लोग हैं जिनके पास भी पैसा है उन सारे लोगों के घर में जो गैराज है उसमें फोर्ड मोटर कंपनी की गाड़ी होगी। सिमिलरली यूएस में तो हम धंधा करेंगे ही, ग्लोबली भी हम बिजनेस करेंगे और ग्लोबली भी जितने भी लोग हैं उनके गैराज में एक गाड़ी फोर्ड की तो होगी ही। यानी उन्हें इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कार अफोर्ड कर सकते हैं उनको कार बेचनी है। एवरीवन हु कैन अफोर्ड अ कार इज अ कस्टमर फॉर फोर्ड मोटर कंपनी। तो जैसे जैसे आप इन स्टेटमेंट्स को डिकोड करोगे वैसे वैसे आपको उसकी लेयर्स मिलते जाएगी। ठीक है, अब ये जो ग्रैंड विजन इन्होंने सेट किया उसकी वजह से फायदा क्या हुआ कंपनी को? इट हैड पावर बिकॉज इट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स। उनके लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी, हर एक व्यक्ति को एक सपने की जरूरत होती है। जो बिजनेसमैन होता है वो एक बड़ा सपना दिखाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल जाए कि यार ये हमें करना है, मुझे इस ग्रैंड विजन का, इस ग्रैंड प्लान का हिस्सा बनना है। अगर मैं खुद कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता तो जो व्यक्ति बड़ा काम कर रहा है मुझे उसके साथ जुड़ जाना है। ठीक है, ये बेसिक नियम होता है जिंदगी का। तो क्या हो गया, इतना बड़ा जो ग्रैंड विजन था उसमें जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी मोटिवेशन मिला, उनको भी इंस्पिरेशन मिला कि नहीं भाई ये बड़ा आदमी है, इसका विजन एकदम बड़ा है, इसके साथ मुझे काम करना है या इसके लिए मुझे काम करना है। ऐसे धीरे धीरे सारे लोग फिर उनके साथ जुड़ते गए। इट हैड द पावर बिकॉज इट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स। लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया उसने अपने विजन स्टेटमेंट से। एडेड इंटरनल एफर्ट्स
टू मोबिलाइज फोर्ड मोटर कंपनीज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में सब कुछ आ गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, सब कुछ। ठीक है, अब इतना बड़ा विजन अगर सेट किया है तो सबसे पहले तो उन्हें फाइनेंस अपना सिक्योर करना पड़ेगा। फाइनेंस सिक्योर करने के लिए उसने क्या किया होगा, खुद का जो कैपिटल है वो लगाया, और मार्केट से कितना पैसा उठा सकते हैं वो सब उठाओ, बैंक से उठाओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाओ, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज से उठाओ, सब तरफ से पैसा उठाओ, फैक्ट्री बनाओ, एसेट क्रिएट करो, असेंबली लाइन बनाओ, मटेरियल प्रोक्योर करो, गाड़ी बनाना शुरू करो। यानी क्या हुआ, कंप्लीट जो स्कैटर्ड रिसोर्सेस थे उन रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया गया कि मेरा विजन फुलफिल करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेस की ज़रूरत है, कितनी शक्ति की ज़रूरत है, वो सारी बातें उन्होंने फिर सोची होगी एक विजन स्टेटमेंट निकालने के बाद। उसका फ़ायदा क्या हुआ, एडेड इंटरनल एफर्ट्स टू मोबिलाइज फोर्ड मोटर कंपनीज रिसोर्सेज। तो स्कैटर्ड रिसोर्सेज है, जो ठंडे पड़े हुए रिसोर्सेज थे, उनमें एकदम ऊर्जा आ गई, सब लोग अपने अपने काम में लग गए और रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना शुरू किया। And served as a reference point for gauging the merits of the company's strategic action। अब कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता था वो एक ही पैरामीटर पे टेस्ट किया जाता था कि भाई साहब हम ये डिसीजन लेते हैं, अगर हम कंपनी के लिए ये काम करते हैं तो क्या ये हमारा एक्शन अ कार इन एवरी गैराज इस विजन के लिए सही है या नहीं है। एक ही पैरामीटर, एक ही टेस्ट था कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हमारा ये विजन फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। अगर विजन में फुलफिल नहीं करता है, विजन में पावर नहीं डालता है, हटाओ उसको, जो काम की चीज़ नहीं है उसको हटाओ। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ फोर्ड का विजन। दूसरा एग्जाम्पल है आपका HDFC बैंक लिमिटेड का। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। तो भाई साहब HDFC बैंक का क्या है, बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन ओरिजिन बैंक। दिस विजन हेल्प्स देम कीप इन माइंड where we want to go as the central thought of their strategic decision। being world class Indian bank यानी इंडियन मार्केट में इन्हें सर्व करना है। मेजर मार्केट इनका, मेजर प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी वो प्रोवाइड करेंगे उनका प्लेटफॉर्म है इंडियन मार्केट। वर्ल्ड क्लास मतलब क्या, दुनिया में जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दुनिया में जितने भी बेस्ट पॉसिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो सारी की सारी हमें भारत में इंडियन कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। और इंडिया में रह के यानी बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी ये विजन एप्लीकेबल होता है एंड ग्लोबल मार्केट के लिए भी ये विजन एप्लीकेबल होता है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, भारत में। भारत में बैठ के हम लोग पूरी दुनिया में बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले हैं। देन इसमें इन लोगों को फायदा क्या हुआ, बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक अगर इनका विजन है तो उसको फायदा किस तरीके से हुआ। भाई साहब उन्हें ये ध्यान में रखना है वेयर वी वांट टू गो, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। बेस्ट बनना है तो आपके रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स, वैल्यूज, टेक्नोलॉजी सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद आपका ध्यान हमेशा एक ही बात पर होना चाहिए, जो भी भाई साहब हम डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन हमारा ये मेन सेंट्रल विजन जो है उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज होती है विजन की। फिर तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने क्या आता है, LIC लिमिटेड का। द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड इट्स विजन एज, यहाँ से विजन शुरू होता है, अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। LIC का क्या विजन स्टेटमेंट है दोस्तों, अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव यानी भारत और दूसरे देशों में भी हम कॉम्पीट करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट यानी यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई है LIC के द्वारा। अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज। सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कलेक्टिवली फैमिली ओरिएंटेड जो सोसाइटीज होती है उनके बारे में। सोसाइटी जब हम कहते हैं तो हम जब LIC की बात आती है तो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट मतलब क्या कि भाई साहब आपकी जिंदगी का जो भी रिस्क है वो कवर करता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दो बातें उन्होंने बताई है, ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस यानी हमारे
हमारा सोसाइटी के ऊपर एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। और दूसरा, प्राइड ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों को गर्व है एलआईसी, गर्व होना चाहिए एलआईसी के ऊपर। तो एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा आप देखोगे तो एलआईसी के पास ही होगा, क्योंकि भारत में फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। फैमिली, हर एक फैमिली में कम से कम एक एलआईसी पॉलिसी तो डेफिनेटली होती ही है, एक से ज़्यादा ही होती है, लेकिन मिनिमम एक पॉलिसी तो भाई साहब, जब भी इनकम चालू हो जाता है फैमिली में, वो इनकम अर्न करने वाला व्यक्ति एक एलआईसी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो लेके रखता ही है। तो यहाँ पर दो बातें एलआईसी ने बताई। फिर चौथा एग्जाम्पल आपके सामने आता है विजन स्टेटमेंट का। एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मेकिंग कंपनी है, मोबाइल फोन वगैरह सारी चीजें बनाती है, वो वाली कंपनी। देन सीईओ टिम कुक डिफाइंड द विजन ऑफ द कंपनी एज, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। यानी एक बात उसने भाई बता दी, जब तक एप्पल इस धरती के ऊपर है, हम लोग ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। यानी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है दोस्तों, ग्रेट प्रोडक्ट्स जो एकदम इनोवेटिव होंगे, जो एकदम यूनिक होंगे, जो एकदम वन ऑफ अ काइंड होने वाले हैं। ये पहली बात उसने बता दी। दूसरा एस्पेक्ट उसने क्या बताया, एंड दैट्स नॉट चेंजिंग, यानी हम किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। एक बात हमने जो ट्रैजेक्टरी सेट कर दी है, एप्पल मीन्स ग्रेट प्रोडक्ट्स, एप्पल की ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी भी उसने बता दी है, एंड नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड भी उसने बता दिया है। तो मित्रों, बिजनेस लेवल पे जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, वो इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन्स को एस्टैब्लिश करते हैं, अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करते हैं, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट पोजीशन में बैठे हुए लोग होते हैं। इनके जो वर्ड्स होते हैं, जो इनकी बातें होती है, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, मेरे और आपके जैसे लोगों के ऊपर। हमें इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे लोगों से। हम चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े लेवल के सीईओज है, जो ओनर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो जिन्होंने कुछ अचीव किया है, वो सामने आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और इसी वजह से जो आप देखते हो कि पॉडकास्ट कल्चर या फिर वीडियो कल्चर या फिर टेड टॉक्स, ये फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हमें एक ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस मिलता है, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हमारी सोच में एक नई ऊर्जा आती है। तो इसीलिए विजन स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के ऊपर उसका होता है। अब इस टॉपिक का चौथा पॉइंट, यानी आखिरी पॉइंट है विजन स्टेटमेंट या विजन के बारे में। इसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रेटेजिक विजन को ड्राफ्टिंग करती है, लिखती है, बनाती है, उसमें ये 4 पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली 100% कवर करने ही है। इसेंशियल पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन 4 के अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या क्या है वो? सबसे पहला, थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग इज द कोर फॉर ड्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। The entrepreneurial challenge in developing strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for the future. सिर्फ पैसों से धंधा नहीं होता है दोस्तों। पैसों से सिर्फ आप पैसे आपके पास है तो आप बिजनेस कर पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, पैसा आपके पास है तो आपका इनकम जनरेट होते रहेगा, पैसिव इनकम, आपको इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगा, आप फिक्स डिपॉजिट करोगे, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसका डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो रेंटल इनकम आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भाई साहब, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की डिमांड है, गैप कहाँ पर है, उसको ढूंढो, आइडेंटिफाई करो और फिर उसको इस तरीके से सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करो कि भाई कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के पास आए और आपका वॉलंटरीली पैसा देके आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदे, ठीक है। द एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन
to think creatively about how to prepare a company for the future. एग्जिस्टिंग मार्केट में तो अपनी जगह बनानी ही पड़ती है, लेकिन फ्यूचर में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके बिजनेस को आपको गोइंग कंसर्न रखना है, बिजनेस चलाते रहना है, तो क्रिएटिवली आपको थिंकिंग करते हैं। और स्ट्रेटेजिक विजन जो है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार विजन सेट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं, समय के साथ आपको विजन स्टेटमेंट में करेक्शंस एप्रोप्रिएशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक विजन लिखते भाई साहब, लिखते समय थिंक क्रिएटिवली। दूसरा इसेंशियल पॉइंट क्या है आपके पास, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, और जब भी आप स्ट्रेटेजिक विजन बनाओ तो दिमाग लगा के बराबर शांति से बैठ के इंटेलिजेंटली सोचो, और उसके बाद सारे डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेटेजिक विजन बनाओ। पॉइंट नंबर 3, अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी कभी है ना, आप ऐसा सोचते हो कि यार बहुत थोड़ा सा डाउन लग रहा है ना, मूड थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, आज के समय में तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे आप चले जाते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं, कोई स्टैंड अप देखता है, कोई मूवी देखता है, यानी इंटरनेट का सहारा हम लोग लेते हैं। लेकिन जब इंटरनेट नहीं था तब मोटिवेशन के लिए लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो भाई साहब फैमिली के पास जाते थे। फैमिली के पास जाने के बाद जो आजू बाजू में गार्डन्स है, जो प्लेग्राउंड्स है, जहाँ पे दोस्तों के पास जाते थे, दोस्तों से बात करते थे, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लिया, तो फिजिकल एक्टिविटी में हम ज़्यादा इंडल्ज होते थे। अभी क्या हो गया भाई साहब, एंथुजियाज्म, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कोई शब्द जो है ना वो आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं। किसी ने अगर आपको गाली दे दी तो भाई साहब आपको गुस्सा आता है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो मजाक मजाक में आप कॉन्वर्सेशन में तो गाली का इस्तेमाल करते ही हो, लेकिन वो गाली का इस्तेमाल करते समय हमें गुस्सा नहीं आता है, हम हंसी मजाक के एटमॉस्फेयर में वो गालियाँ एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें हम कोई दिल पे नहीं लगाते। लेकिन वही अलग सेटअप में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन शब्दों से किसी को अच्छा भी लग सकता है, उन शब्दों से किसी को गुस्सा भी आ सकता है, उन शब्दों से किसी का दिल भी दुखाया जा सकता है। तो शब्द जो होते हैं, वर्डिंग्स जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव थिंकिंग आपको यूटिलाइज कैसे करना है, तो भाई साहब वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन, यानी शब्दों का सही चयन करो, सही शब्द को सिलेक्ट करो। जब आप इस तरीके से वेल आर्टिकुलेटेड विजन अपने पब्लिक के सामने रखोगे तो उनमें एंथुजियाज्म, उनको मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ चार्ज हो जाएंगे, वो आपके लिए काम करना चाहेंगे, है ना। क्योंकि टैलेंट को हायर करना है तो आपको कहाँ पे चुप बैठना है, कहाँ पे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 4, द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो एकदम क्लियर तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन का पाथ बताता है। तो दोस्तों, इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन में 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन एंड क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हमारा जो विजन वाला पोर्शन है वो होता है समाप्त। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पहला कंपोनेंट जो विजन है वो हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे जो है आपका मिशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे और बाद में जो हमारा स्टडी मटेरियल है यहाँ पर हम लोग मिशन का बचा हुआ पोर्शन जो है हमारा उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।